हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत और 3 मई 2026 यानी कि संडे को हुआ था नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया। आज है मंडे और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास जितना टाइम है मैं अकॉर्डिंगली 15 क्वेश्चंस की 3 दिन वीडियोस डालूंगा, तो 45 क्वेश्चंस कवर करने का टारगेट है 3 दिनों में। 11th के बच्चों को ये एडवाइस रहेगी कि वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं एनसीईआरटी तो बेकार है, हमने मटेरियल पढ़ लिया अपने इंस्टीट्यूट का। और स्कूल में भी मैंने देखा है कोई भी रैंडम बुक्स चलवा के रखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि कौन सी बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी को वो इग्नोर करते हैं और मैं तुम्हें इसमें दिखाऊंगा कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछ रखे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। पहले बोल रहा है कि सिलेक्ट द रिएजेंट्स दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमीन्स। नाइट्राइल्स का मतलब क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड या नाइट्राइल्स। तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन को हमें रिड्यूस करना है प्राइमरी अमीन्स में, यानी कि CH2NH2 में। इसके लिए कौन कौन से रिएजेंट्स जो है हम यूज कर सकते हैं? तो देखो, LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हम यूज कर सकते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन को अमीन्स में कन्वर्ट करने के लिए। SnHCl ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में तो ये NO2 को कन्वर्ट करता है, तो NO2 का रिडक्शन करवाता है ये। तो ये तो NO2 के रिडक्शन के लिए हो गया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। H2 निकल जो है ऑब्वियसली ये क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये रिड्यूस करवा सकता है। नेक्स्ट में क्या है? सोडियम मरकरी के सोल्यूशन में, मतलब सोडियम मरकरी अमलगम, और साथ में क्या है? इथेनॉल। ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट करवा देगा। अगला Br2 aqueous NaOH। यार ये तो रिएक्शन जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड का रिएजेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड अगर पढ़नी होगी तो नीचे कमेंट कर देना, किसी दिन हॉफमैन ब्रोमामाइड के पूरे मैकेनिज्म पर ही वीडियो बना दूंगा। तो कौन कौन से रिएजेंट आए? A, C और D ऑप्शन। तो यहाँ पर जो मेरा A, C और D ऑप्शन है ये करेक्ट है। अच्छा, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था कि नीट लेवल का है या जेई लेवल का है। ऑब्वियसली नीट में आया है, लेकिन आया एनसीईआरटी से ही है। अगले क्वेश्चन पे अगर चलें तो ये भी बहुत बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन है। हमें बताना है कि किसका कैटालिटिक रोल किस रिएक्शन में है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं V2O5, तो यहाँ पर V2O5 जो है वो H2SO4 की प्रोडक्शन की रिएक्शन में यूज होता है। ये भी डायरेक्ट क्लास 11th एनसीईआरटी से आ रखा है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर V2O5 क्या है? कैटलिस्ट का काम करता है। और इसमें देखो, बच्चा कहेगा सर आप इसको एक्सप्लेन करो, ड्रॉ करके दिखाओ। कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म है वो तो आपको ना 11th में है ना 12th में है, हमें याद ही रखने होते हैं कि V2O5 किसका कैटलिस्ट है। सिमिलरली आयरन जो है वो हेवर्स प्रोसेस का कैटलिस्ट है। तो A किसके साथ कनेक्ट हो गया? 3 के साथ, और B किसके साथ कनेक्ट हो गया? फर्स्ट के साथ। अगर ये दो भी कर लेते तो भी आंसर निकल गया था। तो यहां पर मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाता? ऑप्शन नंबर 4, A3B1। फिर भी चलो मैं और बता देता हूं, यहां पे PDCl2 जो है किसको हम यूज करते हैं? वेक्टर्स प्रोसेस में, वेक्टर्स प्रोसेस। तो ये भी तुम्हें इजीली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं इथाइन की टू इथेनॉल। तो C जो है हमारा 4 के साथ कनेक्ट होगा, बिल्कुल हो भी रहा है। तो इथाइन को अगर इथेनॉल में करना हो तो हम वेक्टर प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर एक और भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं जिसका नाम है कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव, तो आप कमेंट करके बताना कि कुचरोव आपको पता थी या नहीं पता थी। वैसे कुचरोव सभी को पता होती है। निकल का कॉम्प्लेक्स, निकल हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। तो इथाइन का या अल्काइन का जब भी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो पॉलीमराइजेशन में निकल का कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं हम। तो ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, पहले 2 से भी क्वेश्चन इजीली किया जा सकता था, तो इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहां पर क्या है? हमें बताना है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा हमें दे रखा है डेल्टा U, तो मैं सिंपली स्टार्ट करता हूं। बच्चे को पता है सर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। टेम्परेचर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 298 केल्विन। डेल्टा S की वैल्यू दे रखी है, ये भी दे रखी है। डेल्टा H नहीं दे रखा, तो डेल्टा H निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो डेल्टा H साइड में चलते हैं। डेल्टा H होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस
डेल्टा पी भी लिख लेते हैं। सर ना तो प्रेशर का चेंज है ना वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, तो करें क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओ। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, और ये एन क्या है, गैसियस मोल्स का चेंज। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी आर टी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट में डेल्टा एन जी निकाल रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सिर्फ गैसेस के। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने मोल्स दे रखे हैं, 2, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 और 1 3। तो डेल्टा एन की वैल्यू आई -1। अब यहाँ पर मुझे डेल्टा एन पता लग गया, आर मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे पता है, डेल्टा यू भी मुझे पता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी थी -10 किलो जूल पर मोल। तो -10 किलो जूल को क्या लिख दूं, -10 इंटू जूल में करने के लिए मैंने क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई थी, -1, आर की वैल्यू कितनी थी 8.314, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी 298 केल्विन। तो ये थी 298 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10 की पावर, जैसे लिख लो 10,000, माइनस, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। (8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298, तो दैट विल बी इक्वल टू -2477.572। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 10,000, तो ये आ गया -12477.572 जूल। अब यहां पर मुझे पता लग गया डेल्टा एच की वैल्यू। तो डेल्टा जी क्या होगा, -12477.572 डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी की वैल्यू थी 298, और डेल्टा एस की क्या वैल्यू थी, ये दे रखा था -44 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे मैंने रख दिया -44। तो करेंगे तो कितना आएगा, -12477.572, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको अगर कैलकुलेट करूं तो 298 मल्टीप्लाइड बाय 44, दैट विल बी इक्वल टू 13112। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, -12477.52 प्लस 13112। तो ये आ गया यहाँ से 634.48 जूल। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, किलो जूल में करना है। तो किलो जूल को अगर मैं अब यहाँ से कन्वर्जन करूँ तो किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे, इन किलो जूल्स, इन किलो जूल्स। किलो जूल में करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.63448 किलो जूल। अच्छा, डेल्टा जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो 0.63 और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यही मेरा आंसर है, प्लस 0.635, और ये कैसा आया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स का था। इसमें बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, बिल्कुल एनसीईआरटी से था, बस थोड़ा सा क्या था, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो भाई इतना आसान क्वेश्चन मैं देख के थोड़ा सा हिल गया। एन और एल की वैल्यू। अच्छा, एल की वैल्यूज अगर मैं लिखूं, एल, और मैं यहाँ लिखता हूँ 0 1 2 3, तो ये एस ऑर्बिटल होता है, ये पी, ये डी, और ये एफ। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस, अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी ऑर्बिटल, 3 है तो एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ से देखें तो ये क्या है 2, और ये क्या है पी, ये है एस, ये है एफ, और ये है डी।
तो ये क्या आया 2p, तो A किसके साथ कनेक्टेड है 2 के साथ, B क्या है 4s, तो B 3 के साथ है 4s, C क्या है 5f, तो C किसके साथ है 4 के साथ। तो ये भी मेरा आंसर बहुत ही इजीली निकल गया, मतलब देखते सार जिसकी तैयारी थी वो तो कर देगा। अच्छा, ये 11th क्लास के बच्चे बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं जो अभी 11th में आए हैं, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस थी, Bi3+ डिटेक्ट हुआ बाय अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सब प्रेसिपिटेट मिला, ये उसकी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे भी रखा है। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट pH। यहां पर है OH नेगेटिव, तो pH निकालने से पहले थोड़ा मैं देखूं यहां पर, तो सबसे पहले क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं K, कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁻10, और रिएक्शन तुम्हें क्या दी है BiOOH, BiOOH ये इक्विलिब्रियम में है, BiO पॉजिटिव के साथ और OH नेगेटिव के साथ, BiO पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर मैं इसका K निकालना शुरू करूं तो K कैसे निकलता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो BiO+ की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन। लेकिन ये क्या है सॉलिड। अच्छा, सॉलिड जो होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या लेके चलते हैं, यूनिटी, मतलब 1। तो यहाँ पे एक्वस एक्वस की लेंगे, तो दोनों के मोल्स जो है वो सेम है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि इसकी भी x है तो इसकी भी क्या होगी x, तो यानी कि x² की वैल्यू कितनी है k के बराबर, और k कितना है 4 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट, तो 4 × 10⁻⁻10 का क्या ले लूँ स्क्वायर रूट, तो यहाँ से कितना आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2, 10⁻⁻5, तो ये कितना आ गया x, और x किसके बराबर था OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है, तो एक काम करता हूँ POH निकाल लेता हूँ। POH कैसे निकलेगा, POH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग, किसी भी चीज का P निकालना होता है तो उसका नेगेटिव लॉग निकाल लो, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻5। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाना, log m × n, तो ये होता है log m प्लस log n, और प्लस इंटू ये मैं लिख देता हूँ -log 10⁻⁻5। फिर यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा -log 2, मतलब -0.3010। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, log की अगर पावर दी होती है 10⁻⁻5 तो पावर आगे आ जाती है, -5 आगे आ गया और माइनस पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा +5 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 - 0.3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4.7। तो यहां पर बच्चे क्या करेंगे 4.699, इसको टिक लगा देते हैं, तेरे भाई का तो आया था 4.7। अरे भाई जो भाई का आंसर आया था वो POH आया था, तुमसे क्या पूछा है PH। POH और PH का सम किसके बराबर होता है 14 के, PH स्केल 14 तक होता है ना। तो अभी जो है आंसर टिक मत करना, तो यहां से तुम्हारा ये क्या आया है POH, तो PH की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 में से माइनस कर दो, 14 - 4.7, तो ये कितना आ जाएगा 9.3 के बराबर। तो यहाँ से PH कितना आएगा 9.301। तो पूरा सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो फिर ऐसा लगता है कि यार इस पे टाइम भी लगाया था, तो पहले आया POH फिर आया PH। चलो और आगे चलें। कह रहा कौन सी स्टेटमेंट DNA और RNA के लिए करेक्ट है, तो क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। बायोमोलिक्यूल्स बच्चा जानता है DNA जो है वो डबल हेलिक्स होता है और RNA सिंगल हेलिक्स, मतलब सिंगल स्ट्रैंड होता है RNA का। तो RNA पोजेसेस सिंगल स्ट्रैंड, बिल्कुल ठीक है। कंटेन्स थाइमिन, ये बात गलत है, RNA में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। DNA पोजेसेस डबल स्ट्रैंड, बिल्कुल ठीक है, एंड कंटेन्स थाइमिन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला कह रहा है RNA पोजेसेस डबल स्ट्रैंड, ये तो गलत है, डबल होता ही नहीं। DNA में सिंगल स्ट्रैंड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो एक ही आंसर सही था, बड़ा इजी क्वेश्चन है।
अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है? अगर ईथर में एक तरफ कार्बन जो है वो अलग है और दूसरी तरफ कार्बन का नंबर अलग है लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो उसको बोलते हैं मेटामर्स। इसी क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो, अगर पहला ऑप्शन देखूं तो OH टर्मिनल पे लगा है, यहाँ OH सेकंड पोजीशन पे है, तो OH की पोजीशन अलग है तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर मैं पूरा लिख देता हूं। तो ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। यहां पे अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट चेन है, यहां पे ब्रांचिंग है, तो जब चेन में फर्क आए तो ये कौन से हो जाते हैं? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगर अब मैं बात करूं यहां पर, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहां पे भी क्या है? 1 2 3 4 4 ही कार्बन है। तो फर्क क्या है? इसमें एक तरफ 1 और एक तरफ 3 कार्बन है, इसमें लेफ्ट में भी 2 और राइट में भी क्या है? 2। तो जब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम हो लेकिन लेफ्ट और राइट में डिफरेंस हो तो इनको क्या बोलते हैं? मेटामर्स। मेटामर्स। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। उसने मेटामर्स ही पूछा था। वैसे कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको पढ़ने हैं? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स और टोटोमर्स। तो ये सब हमें पढ़ना होता है। बड़ा बेसिक था क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। कह रहा कौन कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में तुम पढ़ोगे सिस-प्लेटिन और ट्रांस-प्लेटिन। सिस ट्रांस प्लेटिन। तो सिस ट्रांस कौन से आइसोमर होते हैं? ज्योमेट्रिकल। तो यहां पे आ गया ए। मैं बना के दिखा देता हूं एक। तो जैसे PT NH3 NH3 ClCl, तो ये तो हो गया सिस। अगर अपोजिट साइड लगा दूं, Cl के अपोजिट Cl हो जाता तो क्या होता? ट्रांस। तो ये कैसे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोबाल्ट En3 3+। तुम्हारे आइसोमरिज्म के जो एंडिंग पोर्शन है एनसीईआरटी में, वहां पे PTEN थ्राइस का दे रखा है कि ये क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। बेसिकली एक फैन टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसका। मैं बना के दिखा देता हूं। कोबाल्ट EN, यहां पे भी क्या है? एक सेकेंड। EN और फिर यहां पे भी क्या है? EN। तो ये जो है ये क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। प्योर एनसीईआरटी से ही था ये भी, तो बी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? एक सॉल्वेट करेगा। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म का मतलब है पानी अंदर बाहर जा सकता है। अब पानी अंदर बाहर जाने के लिए पानी होना भी तो चाहिए। तो यहाँ पर पानी है तो ये किसके साथ मैच करेगा? सॉल्वेट के साथ। और ये जो है सी, ये करेगा लिंकेज। सर लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं? देखो यहाँ पे NO2 N के साथ भी लग सकता है जिसको हम सिंपली नाइट्रो बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रो। तो अपनी लिंकेज बदल सकता है, एक बार N के साथ और एक बार O के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? C। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी जो है क्वेश्चन इजी था, प्योर एनसीईआरटी से था। इवन एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के थे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। करेक्ट IUPAC नेम बताना है। एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, इसमें होगा कुछ नहीं। सब बच्चों का दिमाग बहुत बढ़िया, सबने अच्छे से तैयारी कर रखी है। वो क्या करेंगे? यहां से शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। 3 मिथाइल है तो यहां लिख देंगे 3 मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल था। और 5 पे क्या है? इथाइल। 5 इथाइल और हेप्टेन। और यहीं पे क्या हो जाएगा? आंसर गलत। देखो इसको करेक्टली कैसे करेंगे। अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी सर 3 और 5 पे ही तो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन फर्क है मेरे भाई,
अब यहाँ पे थर्ड पे क्या मिल रहा है, इथाइल, और 5 पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, और ये क्या है, हेप्टेन। जब नंबरिंग सेम मिल रही हो तो किस पे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। एक छोटी सी ट्रिक थी, FMLSA, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉकेंट, सब्स्टिट्यूएंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई जो है वो एम से पहले आता है, ई एम से पहले आता है, तो 5 इथाइल नहीं होगा, 3 इथाइल होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब है जिसकी वोल्टेज 150 है, 8% एनर्जी कन्वर्ट करता है लाइट में। एनर्जी 1 फोटोन की दे रखी है, बोल रहा है कितने फोटोन गए होंगे। ध्यान से देखो, 150 वॉट का मतलब क्या है, 150 वॉट का मतलब है ये 150 जूल निकाल रहा होगा पर सेकंड में, लेकिन उसकी लाइट कितनी बन रही है, इसका 8%। तो 150 का 8% अगर करूं तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 8 120 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी एनर्जी आई, 12 जूल। अब 12 जूल की टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी मुझे मिल गई 12 जूल। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, NH न्यू। ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी, 1 फोटोन एनर्जी। टोटल दे रखी है 12 जूल, N मुझे निकालना है, H न्यू दे रखा है, कितना है, एक फोटोन की एनर्जी है 4.42 इंटू 10 की पावर -19। तो 4.42 इंटू 10 की पावर -19, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 4.42 इंटू 10 की पावर -19। तो ये 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। ये देखना, 4 3 से काटूंगा तो 4.42 है, 12 से तो ऊपर चला जाएगा तो 2 पॉइंट कुछ रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 19। देखना कौन सा ऑप्शन है, 2 पॉइंट समथिंग आए, नहीं नहीं नहीं, 2 पॉइंट समथिंग किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में। तो 2.71 इंटू 10 की पावर 19। ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन था, लिख देता हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो बच्चे अभी क्लास 11th में भी हैं उनके लिए भी तो अच्छी बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। अगला है, मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर उठाओ, एनसीईआरटी खोलो, मेरे हिसाब से 4th 5th पेज पे आपको मिल जाएगी रिएक्शन। तो वाटर गैस प्रोडक्शन की रिएक्शन या सिन गैस पढ़ोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, CO + H2। तो पढ़ लेना हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में जाओ एनसीईआरटी में, अल्केन्स खोलो तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगी मीथेन की रिएक्शन, बहुत ही बेसिक है। वाटर गैस या सिन गैस का टॉपिक मिलेगा, 4th 5th पेज होगा एनसीईआरटी के। अगला क्वेश्चन है, C8H8O है, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है 2,4 DNP रिएजेंट के साथ। इसका नाम क्या है, ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट, डैडीज नहीं, ब्रैडीज रिएजेंट। तो ब्रैडीज रिएजेंट के साथ करता है तो पक्का कार्बोनिल कंपाउंड होगा। मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड हो तो होगा इसमें। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग, फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता। अगर फेलिंग को रिड्यूस करता तो एल्डिहाइड होता, अब नहीं करता है तो क्या होगा, कीटोन होगा। साथ ही साथ ऑन ड्रास्टिंग ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, P गिव्स एरोमेटिक प्रोडक्ट Q दैट प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस यानी कि एसिडिक नेचर होना चाहिए। तो पहला तो क्या है, कीटोन होना चाहिए। ये एल्डिहाइड है, नहीं हो सकता, एल्डिहाइड है, नहीं हो सकता, तो ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। अब साथ में क्या है, एसिडिक होना चाहिए क्योंकि वो एफरवेसेंस निकाल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब देखो यार, इसमें भी COH है, इसमें भी COH है, तो सर इसमें क्या करेंगे, ये तो दोनों ही एसिडिक लग रहे हैं। देखो अगर मैं इसका उठा लूँ
तो ये क्या है, कुछ ऐसे दे रखा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है O, और ये क्या है H। ये कहीं ना कहीं अपने ही मॉलिक्यूल में क्या कर लेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन को लूज करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव निकालना मुश्किल है। इसका मतलब एफरवेसेंस भी नहीं मिलेगी या वीक मिलेगी। बेंजोइक एसिड तो बड़े आराम से एफरवेसेंस देता है, जिस बच्चे ने पढ़ भी रखा होगा ना एग्जाम्पल में, तो वो भी बेंजोइक एसिड टिक लगा देगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर। तो इसका आंसर फोर्थ है, वो स्लाइड में बस 3 ही आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ही है। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब डिसेंट क्वेश्चन था, अगर किसी को पता है तो कर लेगा। लो भाई, इससे ये तो 10th का बच्चा ना कर दे मेरे हिसाब से। C2H4 में कितनी सिग्मा है और कितनी पाई है? C2H4 यानी कि अल्कीन है, कितनी सिग्मा आई? 1 2 3 4 5 सिग्मा, मतलब A4 के साथ। और लो भाई, ऑप्शन भी एक ही था जिसमें A4 के साथ हो रहा है, तो A4 बाकी कर लेना अपना आराम से। C2H2 अल्काइन है, CH4 अल्केन है, NH3 में बता देता हूँ। NH3 में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाई नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ, प्लस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 में से 3 चले गए बॉन्डिंग में, बचे कितने, 2 का मतलब एक लोन पेयर, तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। तो ये जो है 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो D चला जाएगा 2 के साथ, तो D 2 के साथ गया भी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज 60, कह रहा है फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलेगा Z। फाउल स्मेलिंग कौन से होते हैं, आइसोसाइनाइड्स। तो यहाँ पे C2H5Cl जो है X के साथ रिएक्ट करके एक फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट बनाता है। देखो, अगर KCN के साथ लगे, अगर KCN सब्सटीट्यूशन करवाए तो लगवाता है CN, अगर AgCN लगे, AgCN के साथ करवाएं तो ये लगवाता है NC, यानी कि आइसोसाइनाइड। तो सबसे पहले क्या आएगा, AgCN। ऐसा क्यों होता है, इसकी भी डिटेल्ड वीडियो बनाई जा सकती है। KCN प्रीडोमिनेंटली आयनिक नेचर का है, AgCN जो है वो कोवलेंट नेचर का है। तो ये नाइट्रोजन के साथ प्रमोट करता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो AgCN तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी दे रखा है। अगला क्या है, वो बोल ही रहा है कि फाउल स्मेलिंग है। फाउल स्मेलिंग आपने अमीन्स चैप्टर में पढ़ रखा होगा, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइड होते हैं। ये तो सिंपल साइनाइड है, सिंपल साइनाइड, तो ये तो आंसर नहीं है। आइसोसाइनाइड किसमें है, NC पहले ऑप्शन में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, तो मैंने 60 तक करा दिए हैं, 45 से 60। तो मेरे पास क्लासेस के बाद इतना ही टाइम बचता है। नेक्स्ट क्लास में फिर 15 क्वेश्चन, और उससे अगले में फिर 15 क्वेश्चन। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आप इसको और एक्सप्लेन कर दो। हालांकि क्वेश्चंस बहुत सारे ईजी थे। स्ट्रैटेजी अगर मैं अपनी तरफ से यार शेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार टीचर्स भी बोल देते हैं कि NCERT मत पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ लो, या कोई भी बुक पढ़ लो XYZ जो मोटी मोटी होती हैं। शायद आपको हिंट जा रहा होगा। NCERT को मत छोड़ना, लाइन टू लाइन पेपर NCERT में से ही था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 11th के बच्चे भी मोटिवेटेड रहो कि NCERT पढ़ना है, बहुत आराम से निकल सकता है सभी का एग्ज़ाम जो अभी 11th में आए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों पे डालता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।